हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हमारी इस एसएससी सीजीएल 2024 पेपर सॉल्यूशन डिस्कशन सीरीज के अंदर फिर से मैं एक बार आप सभी को वेलकम करता हूं। ये है आपकी इंग्लिश की 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में पूछे गए सवालों का डिस्कशन। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। इससे पहले कि जितने भी शिफ्ट हमने डिस्कस करी हैं उन सभी का प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में भी जाकर मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कोई नया विद्यार्थी जुड़ा है तो ये मेरा एप्लीकेशन है ADU24, इसको डाउनलोड करके एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं और मोस्टली चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। जैसे कि ये आपके सामने आपको दो कोर्सेज नजर आ रहे हैं। आपके आज तक के एसएससी के एग्जाम में जितने भी इंग्लिश के सवाल पूछे गए हैं उनका आपको कलेक्शन इस वाले कोर्स में मिलेगा, और जितने भी जीके जीएस के अंदर सवाल पूछे गए हैं वो आपको इस कोर्स में नजर आएंगे, क्विज फॉर्मेट में, सॉल्यूशन के साथ, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। ऐसे ही आने वाले समय में आपके मैथ और रीजनिंग के भी कोर्सेज इस एप्लीकेशन पर नजर आएंगे। तो एक बार इनको ट्राई करिएगा। ये आपके चारों सब्जेक्ट को कवर करने के लिए मेरे लाइव कोर्सेज हैं, जिसमें मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस आप इससे कवर कर सकते हैं। एसएससी के हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलेगी, ग्रुप डी या फिर रेलवे के बाकी एग्जाम्स की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। आते हैं हम अपनी इस क्लास के सवाल के डिस्कशन में, और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। आइडेंटिटी आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इन्होंने शब्द दिया है, उसका आपको एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है, और वो शब्द क्या दिया है? सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज को सेफ रखते हैं, टू मेक समथिंग सेफ, आपने उसको सिक्योर कर लिया। आप किसी भी चीज को अगर सेफ रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो मतलब आपने क्या कर लिया? उसको सिक्योर कर लिया, या फिर आपने उसको क्या किया है? गार्ड किया है। मतलब किसी चीज को सुरक्षित रख रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों से कहूंगा कि किसी बैंक के अंदर आप अपना पैसा जमा करते हैं, और उस बैंक ने मान लीजिए कि अपनी कोई नई सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल कराया है, तो आप ये कह सकते हैं द बैंक हैज इंस्टॉल्ड न्यू सिक्योरिटी सिस्टम, ताकि वो आपके जो वॉल्ट है, जो आपका पैसा है, उसको क्या कर पाए? सिक्योर कर पाए। अब इन्होंने पूछा है इसका विलोम। इन चार में से एक विकल्प आपको यहां पर नजर आ रहा है, वो है अटैक। अटैक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर हमला करना। अटैक यहां पर एक अग्रेसिव एक्सप्रेशन को आपका रेफर करता है, जो कि किसी भी चीज के समक्ष करी गई हो, किसी को हार्म करने के लिए या फिर किसी भी चीज को डैमेज करने के लिए। जैसे कि सोल्जर्स वगैरह होते हैं, तो वो प्रिपेयर होते हैं ना कि वो अपने एनिमी के ऊपर अटैक कर पाए। तो यहाँ पर जो एंटोनिम वाले आपके वर्ड पेयर बनेंगे वो बनेंगे सिक्योर एंड अटैक। अब यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि एक अच्छा वर्ड दिया गया है ट्रंडल। मेरे ख्याल से काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। ट्रंडल का मतलब होता है जब आप स्लोली चलते हैं, मूव स्लोली, या फिर आप इस तरीके से चलते हैं जैसे कि आपके ऊपर ना किसी ने बोझ डाल दिया हो। समझ गए? जैसे कि पुरानी पुरानी जो कार्ट होती हैं, अगर मान लीजिए कि कोई पुरानी कार्ट है, कोई इसको खींच रहा है, तो हम इसके लिए एक एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि द ओल्ड कार्ट ट्रंडल्ड डाउन दी बम्पी रोड। ठीक है? तो ट्रंडल का मतलब हो गया धीरे धीरे चलना। सेव का मतलब सभी को पता है, जब आप किसी भी चीज को क्या करते हैं? सेफ रखते हैं। इससे डेंजर से, है ना, किसी भी चीज को बचाना। सक्सीड का मतलब सभी को पता है, जब आप सफल होते हैं, आपने कुछ अचीव कर लिया है, आपका कुछ एम था, आपने उस एम को अगर पा लिया, दैट मीन्स आप सक्सीड हो गए। जैसे कि आप लोगों को लेकर एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ही वर्क हार्ड टू सक्सीड इन हिज एसएससी एग्जाम्स। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताइए, यानी कि इस बार हमें पर्यायवाची ढूंढना है, और जो वर्ड आपको दिया गया है वो है एक्विस। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड सा साउंड करता है। स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, इसको स्पेलिंग करेक्शन वाले सवाल के रूप में भी पूछा जाता है। क्या मतलब होता है इस एक्विज का? इसका मतलब होता है कि जब आपका मन नहीं है किसी चीज को हाँ करने में,
लेकिन आप फिर भी ना अपने मरे हुए मन से उस चीज के अंदर सहमत हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक लड़के हैं और आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई चीज पसंद करी है, और आप लोग चाहते नहीं है कि उस बात को लेकर, उसके उस चीज को लेकर आप अपनी सहमति जताएं, लेकिन आप अनिच्छा से सहमत होते हैं। इसका मतलब होता है एक्वीज, यानी कि आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं थोड़ा सा रिलक्टेंट वे में, बिना किसी प्रोटेस्ट करे। आप वहां पर दिखा नहीं रहे हैं कि आप उसको नहीं चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस शब्द को आप यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, कि मान लीजिए कि किसी लड़की ने किसी लड़की के पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ डिसीजन लिया कि भाई तुम यहां नहीं रहोगी, तुम दूसरे शहर में जाकर रहोगी क्योंकि तुम छत पर बहुत घूमती हो। तो हम क्या इसमें कहेंगे कि शी एक्वीज्ड टू हर पेरेंट्स डिसीजन टू मूव टू अनदर सिटी, यानी कि उसने अपने पेरेंट्स की जो डिसीजन था उसको अनिच्छा से मान लिया कि मैं अपने दूसरे शहर में मूव कर रही हूँ। तो समझ गए भी इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसका हमें क्या ढूंढना है, पर्यायवाची। अब इन चार में एक आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है कॉन्कर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये वो वाला कॉन्कर नहीं है जब आप किसी भी चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कॉन्कर ये शब्द का मतलब होता है जब आप एग्री करते हैं किसी दूसरे की ओपिनियन से। ठीक है, मतलब कोई और बन के आप क्या दिखा रहे हैं कि हाँ भाई आपकी जो ओपिनियन है वो बिल्कुल ठीक है, कि आप एग्री भी कर रहे हैं सेम ओपिनियन को, कि कोई दूसरे की वो ओपिनियन है। सहमति मतलब आप अगर देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कॉन्कर कर रहे हैं। जैसे कि ये कोई बोर्ड मेंबर होता है, तो बोर्ड मेंबर में कई सारे लोग बैठे होते हैं। इस बोर्ड मेंबर का क्या होता है, एक चेयरमैन होता है। तो ये सारे के सारे बोर्ड मेंबर क्या करते हैं, अगर कोई प्रपोजल देता है, आपका चेयरमैन ने कोई प्रपोजल दे दिया, तो सबके सब क्या करेंगे, इस चेयरमैन के प्रपोजल को कॉन्कर करेंगे कि हाँ जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मतलब किसी और का वो डिसीजन है, किसी और ने वो क्या किया है, अपनी ओपिनियन दी है, और ये बाकी के सारे लोग इस चेयरमैन के डिसीजन को क्या कर रहे हैं, सहमति दे रहे हैं। हाँ हाँ सर आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। इसका मतलब क्या किया, इन सारे के सारे बोर्ड मेंबर ने चेयरमैन के ओपिनियन को कॉन्कर्ड किया, यानी कि सहमति दी। तो अच्छे शब्द हैं भी ये दोनों के दोनों, एक्वीज और कॉन्कर। दोनों आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा हमने यहाँ पर रुककर एग्जाम्पल के रूप में इसको समझने का काम किया। एक और वर्ड यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, थॉट। काफी कम, उतना ज्यादा ये रेगुलरली यूज होने वाले सवाल में से, वर्ड में से नहीं है। थॉट का मतलब होता है जब किसी को आप विफल कर दें। विफल करना मतलब किसी को आपने क्या कर दिया, रोक दिया कुछ कंप्लिश करने से। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, दूसरे लोगों को सफल होने से क्या करता है, थॉट करता है, मतलब उन लोगों के रास्ते में रोड़ा बनने का काम करता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है कि मान लो कि आप कुछ बनना चाहते हैं और आपके उस बनने में कोई बीच में आ जाए, आपके उस मार्ग से आपको भटकाने का काम करे, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हिज प्लान्स टू बिकम अ यू नो आईटीआई इंस्पेक्टर वर थॉटेड बाय हर। तो उसकी वजह से उसके जो आईटीआई इंस्पेक्टर बनने के, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के प्लान थे वो क्या हो गए, थॉट हो गए, यानी कि विफल हो गए। देखो ऐसे में सोचना कि सर जी वही थोड़ी ना किसी के प्लान को वो करेगी या फिर रोकेगी, हो सकता है लड़का रोक रहा हो। तो इसको आप वैसा वर्सा कर लीजिएगा, मैं किसी सिंगल पर्सनालिटी में यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, थॉट का मतलब समझ में आ गया ना, कि किसी को आप विफल कर रहे हैं, किसी के सफल होने में आप रोड़ा बन रहे हैं। सीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप रोक दें, बंद कर दें, टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड। टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, किसी चीज को आप बंद कर रहे हैं। डेजिस्ट एक बहुत ही कॉमन शब्द है जिसका मतलब होता है रुकना, है ना। आप कोई काम कर रहे हैं, आपने वो काम करना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, डिजिस्ट कर दिया। जैसे कि अ, मान लीजिए कि अभी एसएससी के जो हेडक्वार्टर था वहां पर कई सारे प्रोटेस्टर्स गए थे, वहां पर उन्होंने एसएससी के चेयरमैन के साथ मिलने की अपनी मांगे रखी थी। तो जो वो प्रोटेस्टर्स थे, उनको मान लो वहां पर दिल्ली पुलिस आकर क्या कह दे कि भाई ठीक है आप बहुत परेशान कर रहे हो, आपको हम ऑर्डर करते हैं कि आप अपना ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना इसको क्या कर दो, डिजिस्ट कर दो। तो प्रोटेस्टर्स को ऑर्डर किया गया क्या करने के लिए, टू डिजिस्ट, यानी कि रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए, अपना धरना रोकने के लिए। समझ गए, चारों वर्ड क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। इन इंडियन मैथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुर विश टू बी नेवर एबल टू डाई। तो हमारे जो भारतीय मैथोलॉजी के अंदर हम देखते हैं, जो असुर हुआ करते थे, मोस्टली जितने असुर हुआ करते थे, उनकी ये विश रहा करती थी कि वो कभी ना मरे। तो कभी ना मरने वाले के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इमोर्टल यूज करते हैं ना भाई, यानी कि नश्वर, नेवर एबल टू डाई। तो यहां पर इसमें करेक्टली ये आपका क्या कर रहा है? फिट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। ये आपका सेंटेंस अरेंजमेंट वाला सवाल है, तो चारों आप स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं और फिर निकालते हैं कि इससे आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनता है। The genuine beliefs, though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these benefits in later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress, of crisis. The importance of education in forming character and opinion is very great and well organized by all. Education is, as a rule, the strongest force on the side of what exists and again fundamental change. एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पर बात हो रही है, एजुकेशन का रोल यहाँ पर बताया जा रहा है, बच्चों से संबंध को लेकर यहाँ पर ये इस पैराग्राफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप लोग मुझे इन चारों के चारों में वो स्टेटमेंट चुनकर बताओ जिससे आप अपने इस कंबाइंड स्टेटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। हम पैराग्राफ को किससे शुरुआत करें? द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सी वाला ऑप्शन। The importance of education in forming character and opinion is very great and well organized by all. By all, yeah, by all the genuine belief, though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these beliefs in later life. तो नेक्स्ट पार्ट ए मैं यहां पर क्यों लूंगा? क्योंकि ये जो ए पार्ट है इसके अंदर ये सी को कनेक्ट कर रहा है। क्या करके? ये इलेबोरेट कर रहा है। क्या इलेबोरेट कर रहा है? आपकी इस एजुकेशन के इन्फ्लुएंस को, कि उसमें इस जो एजुकेशन का इन्फ्लुएंस है वो बच्चों के बिलीफ्स को फॉर्म करने में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या नजर आ रहा है? एक ऐसी चीज नजर आ रही है कि ये क्या करेगा? आइडिया बिल्ड करेगा कि जो एजुकेशन है वो कैसे इनके बिलीफ्स को शेप करेगी। ठीक है, तो सी के बाद आपका कौन सा ऑप्शन आता है? यहां पर ए ऑप्शन आता। फिर उसके बाद समथिंग ऑफ देम रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड। अब ये ए को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है इन लेटर लाइफ के बाद? क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है, समथिंग ऑफ रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नजर आ रहा है कि क्या इवन इफ जो बिलीफ्स फॉर्म हुए एजुकेशन के दौरान, वो समय के दौरान क्या होते रहते हैं? ऑल्टर होते रहते हैं, इमर्ज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो यहां पर आपका बी आएगा, सी, ए, बी और डी, यानी कि आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिया गया था भाई, ये करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप अच्छी रीडिंग एबिलिटी रेगुलरली 15-20 मिनट दिन के आप रीडिंग में लगाते हैं, सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए नहीं, समझने के लिए, तो आप कर लेते हैं। प्रैक्टिस बस थोड़ी सी करनी होती है। चलिए भी अगला सवाल देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडीएम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन ईडीएम आपके सामने है। इन माय न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट, सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप उस जगह से बाहर का फील करते हैं, आप कंफर्टेबल ही नहीं, आप सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, आपको बस चाहिए कि मुझे कोई यहां से ले जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा अनकंफर्टेबल। फिश आउट ऑफ अ वाटर, तो वही है, जब आप फिश को वाटर से बाहर निकाल दें तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है ना, वो फड़फड़ाती है। तो ये वही इडियम है जो कि आपको मायना बताता है अनकंफर्टेबल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है इसका सिनोनिम आपको बताना है और इसको इस ब्लैंक के अंदर फिल करना है। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल शब्द का मतलब क्या है? भावुक। इस भावुक का मुझे सिनोनिम ढूंढकर इसमें फिल करना है। भी सेंटिमेंटल, भावुक, यानी कि जब आप एक ऐसी फीलिंग में होते हैं, जब आपको नॉस्टैल्जिया फील होता है, टेंडरनेस फील होती है,
आपका जो इमोशन है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है कि नहीं? अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इन चार में एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा है मॉकिश। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना इसके बारे में पता हो। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इमोशनल होता है, अत्यधिक भावुक होता है, इस तरीके से कि मतलब वो ओवर ही इमोशनल है। जैसे कि बहुत सारी लव स्टोरीज होती हैं, तो ऐसी कई सारी लव स्टोरीज को आप क्या कहते हैं? मॉकिश कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से लोग ना रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनको बहुत अनप्लीजेंट फील होता है। तो भाई ये सेंटिमेंटल और मॉकिश जो शब्द यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, ये क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे, और इस ब्लैंक के अंदर ये शब्द आपका फिट होगा। बाकी के वर्ड आपको प्रैक्टिकल दिया गया है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर या फिर लॉजिक पर आधारित है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर मतलब वास्तविक है, व्यवहारिक रूप से आपको अगर दिखाई दे रही है तो वो क्या है? प्रैक्टिकल है। साइनिकल का पहले भी हमने कई बार डिस्कशन करा है, ये है निंदक। मतलब एक ऐसे बिलीफ को ये रेफर करता है कि जो लोग हैं वो प्राथमिक रूप से सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर क्या है? मोटिवेटेड है। उनको सेंटिमेंटल नहीं होना है, उनको साइनिकल होना है। उनको बस हर किसी और के अंदर प्रॉब्लम ही देखनी है। जैसे पॉलिटिक्स के अंदर होता है, अगर किसी के पॉलिटिक्स के अंदर साइनिकल व्यूज हैं तो इससे उसके अंदर क्या होता है? उसको उसको ना जेन्युइनली फिर वो हर चीज में डिफरेंस निकालने में लग जाता है कि ये तो गलत है, हाँ ये अच्छा है। सिंसियर का भी देखो, आप सभी लोगों को पता ही है, ये क्या होता है भाई? जो ईमानदार होता है, सिंसियर है ना? जब आप जेन्युइन फील करते हैं, आप जो पहले से मूड बना लेते हैं वो नहीं शो करता है। ठीक है, तो ये आपके रहे वर्ड। अगला देखेंगे भाई, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट आपको यहां पर दिया गया है, इफ आई वॉज द क्वीन। तुरंत आप लोग लगाएंगे कि इफ आई वर द क्वीन हम यहां पर यूज करेंगे। भाई आप लोगों को पता है ना कि इस स्टेटमेंट में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर मैं क्वीन होती, तो जब कभी भी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन किसी सेंटेंस के अंदर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कंडीशनल यूज आपको यहां पर बता रहा है, तो इस फॉर्म में आपको क्या नजर आता है? आप वर यूज करते हैं। आप इसमें वॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप इसमें वर का इस्तेमाल करते हैं, इफ आई वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप लोगों को पता है ये वाले सवाल आते हैं पेपर के अंदर और आप लोगों को परेशान करते हैं। तो एम्बेरस, एम्बेरस का मतलब क्या होता है? जब आपका मूड खराब कर दे कोई, आप कहीं गए हैं, उसका पार्टनर आपके साथ है, अब वो पार्टनर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और वो आप लोगों को एम्बेरस करे क्या करके? आप लोगों से बार बार पूछ के कि मुझे अपना फोन दिखाओ, मुझे अपना फोन चेक कराओ। तो आप एम्बेरस फील होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, आप उसको ऐसे देख रहे होते हैं कि क्या है यार। ठीक है, तो एम्बेरस की स्पेलिंग यहां पर ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ASSARR। ये दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा, एम्बेरस का आपको अब करेक्ट स्पेलिंग पता है। एकोमोडेट मतलब किसी भी जगह को आप अगर घेर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं, तो ये भी स्पेलिंग ठीक है भाई। इसमें डबल सी डबल एम आते हैं, लास्ट में आपका डेट लग जाता है, एकोमोडेट। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। उसके बाद एक वर्ड यहां पर दिया गया है आपको, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट यहां पर भाई गलत है। ये जो उन्होंने ई लगा दिया है ना, ये ई नहीं होगा, ये रहेगा EXHILARAT, एक्सिलरेट। तो ये कॉमन है, ये बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाले आपके वर्ड है जिनको ये स्पेलिंग गलत करके पूछ लेते हैं। ई का ए कर देंगे, ए का ई कर देंगे। चलिए भी आगे आएंगे। फिर से ये आप लोगों से इनकरेक्टली वर्ड यहां पर पूछ रहे हैं, सक्सीड, प्रोसीड, प्रोसीड या एक्सीड। सक्सीड ठीक लिखा हुआ है भाई। सक्सीड का मतलब सबको पता ही है, जब आप किसी भी चीज को लेकर जो चाहिए था वो प्राप्त कर लें। दूसरा इन्होंने दिया है प्री CEED। क्या ये ठीक है भाई? ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही रहता है प्री CEDE, ना कि CEED। इसका मतलब होता है कोई चीज जो पहले हो जाती है, किसी चीज का पूर्व होना, प्रीसीड।
एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज टाइम से अगर पहले या फिर कोई पोजीशन से पहले आपकी आ जाए, ठीक है, तो ये वाला आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड हो जाता। चलिए आगे आएंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव का कन्वर्जन आप लोगों को मैंने कई बार कराया है। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ये तो काम होता है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर चला जाता है। और एक्टिव वॉइस के अंदर अगर आप यहां देखोगे तो ये जो सेंटेंस है, सोनम डज नॉट लाइक बनानास, अब इसको आप कैसे करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, बनाना, इसको आपको शुरू में लगाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, बनानास। फिर है डज नॉट लाइक, तो ये डज नॉट लाइक आपका क्या हो जाएगा, आर नॉट लाइक्ड। और फिर उसके बाद जो सोनम है वो आपका लास्ट में पहुंच जाएंगी, तो बनानास आर नॉट लाइक्ड बाई सोनम जी। सोनम जी को बनाना नहीं पसंद है भाई साहब, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये आपका अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है। एम्बिशन, हिज एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। वैसे ऐसे लोग कम होते हैं जिनको अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फाइड और हैप्पी होना होता है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई भी सेटिस्फाइड होना चाहता नहीं है। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, आपकी महत्वाकांक्षा, है ना भाई, आपकी महत्वाकांक्षा, आपका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर कि आप कोई चीज अचीव करें। आप हार्ड वर्क करके कोई चीज अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो क्या है, आपका एम्बिशन है। अब मुझे सिनोनिम अगर ढूंढना है तो देखो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, ईगरनेस। ईगरनेस का भी मतलब क्या होता है, उत्सुकता। उत्सुकता मतलब एक इंटेंस डिजायर आपके अंदर का, आपके अंदर का एक एंथुसियाज्म कि आपको कुछ चीज अचीव करनी है। तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं भाई, यहाँ पर सिनोनिम हो जाते हैं। तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट बन जाता। फिर एक वर्ड दिया गया है भाई, अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है, आपका चेंजेस करना, टू मेक चेंजेस, यानी कि संशोधन करना, किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जो संतोष होना चाहिए आजकल, सेटिस्फेक्शन जो होना चाहिए उसको हम कहते हैं संतोष, यानी कि एक फुलफिलमेंट की फीलिंग, है ना, फुलफिलमेंट की फीलिंग। आह, मजा आ गया, ये खाना खा के मुझे मजा आ गया, ठीक है। अफैती एक अच्छा वर्ड यहाँ पर दिया है जिसको लेकर आप लोगों को मतलब चीजें पूछी जा सकती हैं। अपैथी का मतलब होता है जब आपके पास, आपके अंदर ना किसी चीज को लेकर इंटरेस्ट ही ना रहे, आप एकदम क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। आप कहेंगे ठीक है यार कर लेना, मतलब किसी भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई कंसर्न ही नहीं है, मतलब क्या है, अपैथी है, उदासीनता है। अगला सवाल है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ईडीएम टू फिल इन द ब्लैंक। पहले एक बार पढ़ेंगे फिर उसके हिसाब से देखेंगे। द रिनाउंड पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट। एक बहुत बड़ा पब्लिशर था, उसने डिसाइड किया कि वो मार्केट से अपनी बुक को वापस बुला लेगा, विड्रॉ कर लेगा। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड वर। तो कोई भी इसकी किताब को लेकर इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि इसने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे वो क्या थे, तो वो आर्ग्यूमेंट्स कुछ ऐसे रहे होंगे जिसको लेकर स्टूडेंट लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या रहे होंगे वो, बिसाइड दी मार्क रहे होंगे। अब बिसाइड दी मार्क का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि इन एक्यूरेट हो या फिर वो इरेलीवेंट हो, मतलब कोई उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है कि ठीक है क्या फालतू बुक लिख दी है। तो ये जो आपका वर्ड है बिसाइड द मार्क, ये इसमें सही तरीके से फिट हो रहा है क्योंकि वो जो बुक है वो लोगों को इरेलीवेंट लगी होगी, इसीलिए वो बिक नहीं रही थी और इसीलिए इस पब्लिशर ने उस बुक को वापस मंगाने का काम कर लिया। तो याद रखेंगे यार, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए भी अगला देखते हैं। सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको एरर बताना है कि कौन से भाग के अंदर एरर है। मिसेस श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेस सुमाज। यार आप लोगों को पता है ये जो कंपैरिजन बेस्ड आपके सवाल होते हैं, तो यहां पर आप सुपीरियर देन लगाएंगे या टू लगाएंगे। आप टू लगाएंगे ना, तो सुपीरियर टू आप लिखेंगे, यहां पर इज सुपीरियर टू।
तो इससे आपका ये ग्रामेटिकल जो करेक्टनेस है वो आपकी नजर आएगी। तो आपका जो ऑप्शन बन जाएगा इज सुपीरियर देन की जगह पर इज सुपीरियर टू होना चाहिए था, कि मिसेस श्री लक्ष्मी जी की जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो सुपीरियर है सोमा जी की म्यूजिकल इंटेलिजेंस से। तो टू आएगा इसमें। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहां पर एक वर्ड दिया गया है, ही इज एन अथीस्ट। ये वन वर्ड करके इन्होंने सवाल पूछ लिया है। अथीस्ट कौन होता है? जो कि गॉड जी की एग्जिस्टेंस के अंदर बिलीव नहीं रखते हैं, वो होते हैं अथीस्ट, जिनको हम हिंदी में कह देते हैं नास्तिक, जो भगवान में बिलीव ना करे। तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? द वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज एन अथीस्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम आपको ढूंढना है। वर्ड आपको दिया है रिसीव। रिसीव का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज प्राप्त करते हैं, तो कोई चीज प्राप्त करना मतलब आपने उसको क्या किया? रिसीव किया, है ना? क्या आपने उस चीज को क्या किया? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया कि कोई चीज अगर आपको मिल गई है ना? अब इसका मुझे क्या ढूंढना है? एंटोनिम यानी कि विलोम। तो मैं क्या करूंगा? कोई ऐसी चीज जो कि मैं भेजूं, मैं उसको अपनी अपने दूसरों को दूं, है ना? तो एक यहां पर वर्ड दिया गया है एग्जाइल। एग्जाइल का अगर आप लिटरल मीनिंग और एक्चुअल मीनिंग आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप किसी को क्या कर दें? बैनिश कर दें। बैनिश मतलब भगा दें उसकी कंट्री से, उसको पनिशमेंट दे दिया गया है, उसको एग्जाइल कर दिया गया है। तो रिसीव का मतलब कोई चीज आपके पास आ गई, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एग्जाइल का मतलब हो गया आपने किसी को भगा दिया कि भगाओ बे इसे यहां से। तो ये रिसीव और एग्जाइल वाले जो वर्ड थे ना भाई, वो यहां पर आपके एंटोनिम वाली कैटेगरी में सटीक बैठते। अभी जो रिवॉर्ड वर्ड है, इसका मतलब सभी को पता है, इनाम, है ना? कोई किसी को किसी की सर्विस के लिए जो रिकॉग्निशन देते हैं, किसी के एफर्ट के लिए उसको जो पुरस्कार, उसके अचीवमेंट को पाने के लिए जो पुरस्कार होता है, वो क्या होता है? वो अवार्ड होता है। एडमिट के बारे में सभी को पता है। एडमिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अगर आपने स्वीकार लिया है, स्वीकार करना मतलब एडमिट कर लेना। आपने किसी चीज को कन्फेस कर लिया है ना? कन्फेस कर लिया, या फिर आपने किसी चीज को एक्नॉलेज कर लिया है कि कोई चीज क्या है? ट्रू है। फंड क्या होता है? फंड होता है मतलब किसी का पैसा, किसी की निधि, है ना? एक एक प्रकार से कुछ पैसा, सम ऑफ मनी जो कि सेव करी गई है। ठीक है भाई? तो इसमें एंटोनिम आपका सबसे सटीक जो बनता वो एग्जाइल बनता। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। गौरव वाज नो गुड देन अ फुलिश पर्सन। बताइए भाई, कंपैरेटिव सेंटेंस है। गौरव को एक फुलिश पर्सन से यहां पर क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन करा जा रहा है। गौरव वाज कौन सा यूज होगा? नो गुड, नो बेस्ट, नो नो बेटर या नो बेस्ट? यहां पर होगा नो बेटर। गौरव वॉज नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन, याद रखेंगे। तो ये करेक्ट फॉर्म होगी कंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर, जहां पर आपने गौरव को क्या कहा कि वो किसी पागल आदमी से कम नहीं है। ठीक है? सो गौरव वॉज नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसको भाई आपको पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करना है, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और जो इनका रूल सेंटेंस बनते हैं उनको आप एडजस्ट कर देंगे। समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी। तो ये जो माई सीक्रेट डायरी है, ये आपका स्टार्टिंग में चली जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, शुरुआत में लेकर आया जाएगा। हैज टेकन है तो आप इसको क्या कर देंगे? हैज बीन टेकन कर देंगे, बाई समवन आ जाएगा, है ना? तो माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाई समवन, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है भाई, ये इसका आपका सटीक बैठ जाएगा। सेलेक्ट द ओपिनियन ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट बहुत पूछे गए भाई इसमें। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता, जिस पर आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो क्या होती है? वो होती है इनविंसिबल, जिसको आप कॉन्कर नहीं कर सकते, जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते, जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। मतलब कोई चीज जो कि
अजय हो, वो क्या होगी? इनविंसिबल होगी। ठीक है। एक वर्ड दिया गया यहाँ पर इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते शब्दों में, मतलब कोई चीज जो कि अवर्णीय हो, समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनएफेबल। एक है भाई आपका इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है जो चीज मिट नहीं सकती। एमिट। इंडेलिबल, डेलिबल मतलब डिलीट वाला डेलिबल है ना, कि कोई चीज जिसको आप क्या नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। इनविंसिबल का मतलब आपको पता ही है, जो चीज अदृश्य है, मतलब जो आप देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन, वो इनविजिबल है। इनविंसिबल नहीं, इनविजिबल। ठीक है। चलिए आगे, ये सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ही रैन क्विक कैच द बस। अब कोई आदमी है, इसको एक बस को पकड़ना है। आप लोग बताइए कि ही रैन, रैन का मतलब है कि वो दौड़ा भाई बस को पकड़ने के लिए। तो कैसे दौड़ते हैं? आप क्विकली दौड़ते हैं ना। तो यहां पर जो एडवर्ब है, वो क्या करेगा? वो मॉडिफाई करेगा किसको? वर्ब को, है कि नहीं? एंड इसमें आप लास्ट में क्या लगा देते हैं? एल वाई लगा देते हैं। तो ही रैन क्विकली, तो कैच द बस यहां पर करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। मतलब एक फालतू का आइडिया या फिर आपका कोई बिलीफ है, तो इसके लिए एक वर्ड आपका यूज होता है जिसको कहा जाता है फॉलेसी। ठीक है, ये भी बहुत कॉमनली यूज करे जाने वाले सवालों में से है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक, बाकी के जो वर्ड दिए गए, एंट्रोपी शब्द दिया गया, इसका मतलब होता है कोई चीज जो वेस्ट हो रही है, मतलब एक तरीके से, अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, वो बॉडी क्या कर रही है? डिक्लाइन कर रही है। किसी की स्किल्स हैं, मान लो स्किल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, वो स्किल्स क्या हो रही हैं? बेकार हो रही हैं। तो यहाँ पर वो, नहीं नहीं, एंट्रोपी नहीं, वो अट्रोपी होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर अट्रोपी समझ गया। ये एंट्रोपी का नहीं है, वो अट्रोपी का है। जहां पर आपकी जो स्किल वगैरह है या फिर कोई बॉडी वगैरह है, वो बेकार हो रही है, उसको मैं बोल देता हूं अट्रोफी। फिर एक रेटिसेंस यहां पर वर्ड दिया गया, इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो रिजर्व है, रिजर्व्ड है, बचा कर रखी हुई है, आपने उसको रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है। रिस्ट्रेन्ड मैं यहां पर इसके साथ यूज कर सकता हूं, जैसे कि स्पेशली स्पीच के अंदर, बोलने में, है ना। तो एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से डिसऑर्डर होता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एंट्रोपी आपने सुना होगा। ठीक है, इसका यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पर फॉल्स आइडिया और बिलीफ में आपका फॉलेसी आ जाता। चलिए भाई, ये आपका आ जाता है अब क्लोज टेस्ट। तो चलिए क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लेते हैं। द बिगनिंग ऑफ स्टोरी इज इन इट्स प्रेजेंटेशन, बट द स्टाइल eases out and becomes haunting in its simplicity. The author brings out the human elements in his story. This common element of sympathy and sacrifice is given anew by the old artist, who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day and only one cares. O. Henry's treatment of his material is balanced and control, a fine of humor and pathos. तो उन्होंने पूछा है पहले वाले नंबर के अंदर इन चार विकल्प में से क्या आएगा। तो एक एक करके हमें देखना होगा भाई कि क्या आपका यहाँ पर आता है। द बिगनिंग ऑफ दिस स्टोरी इज व्हाट। आपने इस कंप्लीट पैसेज को पढ़ के ये देखा कि भाई प्रेजेंटेशन की जो बिगनिंग है वो डिफरेंट है ना, वो अलग है। प्रेजेंटेशन जो अपनी बुक के अंदर ही दिखाते हैं या फिर अगर किसी की भी प्रेजेंटेशन है, वो डिफरेंट है ना। और इसके बाद कुछ होता है, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज समथिंग इन इट्स प्रेजेंटेशन, बट आपको बिगिनिंग में कुछ दूसरी चीज लेनी है, बट स्टाइल है वो अलग है। तो एक एक करके वर्ड देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया गया प्रोन। प्रोन का मतलब क्या होता है?
और उनका मतलब होता है किसी चीज को करने की टेंडेंसी, टेंडेंसी टू डू समथिंग, टेंडेंसी टू डू समथिंग। अब ये तो कोई इसमें सेट नहीं बैठ रहा है अभी, है ना। उसके बाद एक वर्ड दे रखा है इन्होंने, डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत ज्यादा डिलीशियस हो, डिलाइटफुल हो। तो वो भी इस स्टोरी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। फिर एक वर्ड दिया है इन्होंने, क्वेंट। क्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, या फिर कोई चीज जो बहुत ज्यादा ओल्ड फैशनड है, पुराने तरीके से है। बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज ओल्ड फैशनड इन इट्स प्रेजेंटेशन, या फिर द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी इज अनयूजुअल इन इट्स प्रेजेंटेशन, बट द स्टाइल। तो ये क्वेंट वाला जो शब्द है वो जा रहा है ना, जो कि बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें आएगा भाई आपका सी ऑप्शन, क्वेंट। अच्छा था ये वर्ड। अगर किसी को वर्ड नहीं पता है तो भाई उनके लिए टफ होगा। वर्ड मीनिंग और ऐसे जो आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा इन पे। आगे बढ़े भाई। अच्छा, तो यहां पर भाई आ गया आपका quaint. The beginning of this story is quaint in its presentation, but the style eases out and becomes haunting in its simplicity. अब ये पैसेज आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जो स्टाइल है स्टोरी का वो किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, किस प्रकार से बदल रहा है। पहले वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था शुरुआत में, और फिर उस स्ट्रेट फॉरवर्ड से वो किस में ट्रांसफर हुआ? हॉन्टिंग में। इस तरीके से ये एक बदलाव यहां पर आपको देखने के लिए मिला है ना। पहला वर्ड इन्होंने दिया है हार्डली। हार्डली का, हार्डली आपको क्या सजेस्ट कर रहा है? कि कोई चीज जो बहुत रेयरली होती हो, समथिंग विच हैपन्स रेयरली। प्रेजेंटेशन बट हार्डली दिस स्टाइल, इसका कोई भी यहां पर यूजेस नहीं है भाई। ग्रेजुअली एक शब्द देखिए, ग्रेजुअली क्या एक स्लो ट्रांसफॉर्मेशन को यहां पर नहीं शो कर रहा है, एक ऐसा स्टडी चेंज को नहीं बता रहा है जो कि आपके इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के साथ ये ग्रेजुअली शब्द अलाइन कर रहा हो। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला जो वर्ड है ग्रेजुअली, वो इसमें सटीक बैठेगा इन इट्स प्रेजेंटेशन, बट ग्रेजुअली द स्टाइल eases आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। तो यहां पर भाई बी सटीक बैठेगा। पहले आ गया ये। इसके बाद तीसरे नंबर का है, दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन अ न्यू बाय द ओल्ड आर्टिस्ट। तो यहां पर क्या हुआ है? वर्ड आपके अलग अलग यूज हुए हैं, एक एक करके हर हम शब्द को यहां पर देखते हैं। दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन अ न्यू इन्फेक्शन। भाई इन्फेक्शन तो एक डिजीज को यहां पर रेफर करता है, एक डिजीज ट्रांसमिशन को रेफर कर रहा है। इसका तो कोई यहां पर लेना देना ही नहीं है, ये तो कॉन्टेक्स्ट ही गलत है। फिर एक शब्द दिया गया है कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? कोई स्टेट या फिर कोई सिचुएशन। तो गिवन अ न्यू सिचुएशन, सिचुएशन जैसा यहां पर कोई आपको यूजेज ही नहीं नजर आ रहा है, कोई फिट ही नहीं यहां पर बैठ रहा है। तीसरा है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो ओवरसीइंग को इंप्लाई करती है, किसी चीज को मैनेज करने को इंप्लाई करते हैं कि आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, वो भी इसके कॉन्टेक्स्ट में सटीक नहीं बैठ रहा है। फिर आप एक शब्द यहां पर दिया गया है डायमेंशन। अब आप इसको अगर फिट करेंगे, द एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन अ न्यू डायमेंशन। मतलब कि जो ओल्ड आर्टिस्ट था उसने एक नया पर्सपेक्टिव दिया, इसने एक नया डायमेंशन दिया उसके कॉमन थीम को। कौन सा थीम? सिंपैथी और सेक्रीफाइस वाला। तो डायमेंशन नहीं दी जा रही है, वो वाला जो आपका आइडिया है वो यहां पर फिट बैठ रहा है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड लास्ट है, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन बाय द ओल्ड आर्टिस्ट हु शोज बाय हिज लास्ट desperate act that one can be a hero for one day if only one cares what। अब वर्ड एक एक करके पिक करेंगे। इनफ, desperate act that one can be a hero for one day if only one cares enough। इनफ सटीक बैठ रहा है ना यहां पर,
क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो सफिशिएंट आप लोगों को केयर करनी चाहिए, जो सफिशिएंट आप लोगों को एफर्ट लगाने चाहिए एक हीरो बनने के लिए, उसको ये सही कह रहा है, ओनली वन केयर्स इनफ। जब आप इनफ केयर करेंगे तभी तो आप एक हीरो बन पाएंगे। तो यहां पर आपका इनफ वाला ही जो स्टेटमेंट है या जो वर्ड है वो आपका इसमें फिट बैठ जाएगा। आइए भैया, आपका लास्ट सवाल है। O. Henry's treatment of his material is balanced and control a fine what of humor and pathos। ओ हेनरी की स्टाइल को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। उसने इसमें क्या किया है, बैलेंस लेकर आने की कोशिश करी है। कहीं पर उसने प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा क्वेंट दिखाया है और कहीं पर उसने उसको हॉन्टिंग भी बताया है। तो इसमें क्या कर रहा है, अपनी स्टोरी में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, एक ब्लेंड लाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर दोनों का आप लोगों को समावेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑथर सक्सेसफुली कंबाइन कर रहा है ना अलग अलग एलिमेंट को अपनी स्टोरी के अंदर। तो इसका मतलब हो गया ब्लेंड कर रहा है, यानी कि हर चीज को मिला रहा है। ये बी वाला जो आपका वर्ड है, फाइन ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, यहां पर आपका सटीक बैठता। तो भाई ये था आपके इंग्लिश के 25 सवालों का डिस्कशन। आई होप आपको ये फायदेमंद लगा होगा। ये डिस्कशन था हमारे 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में पूछे गए इंग्लिश के सवालों का। अगर ये सेशन पसंद आया है तो बिल्कुल भी नहीं शर्माना है इस वीडियो को लाइक करने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरे इस ऐप को डाउनलोड करके जरूर आप एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत सारी चीजें इस पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर के क्विजेस एक बार ट्राई करना खुद से, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। टेस्ट सीरीज से, वीडियोस से लेकर, क्विज से लेकर, पीडीएफ से लेकर, हर सब्जेक्ट से लेकर सब चीज मिलेंगी। एक बार खुद से इसको एक्सप्लोर करिएगा। बाकी मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतने रखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।